गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बतलाया एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन को एक अलग ही अंदाज में जानेंगे। दरअसल इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह का समेशन होता है, एक तरह का एडिशन होता है। ये जो इंटीग्रेशन, जैसे हम कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता, तो एक तरह से ये यूनाइट करना हुआ, इसका मतलब है ना, एक तरह का एडिशन हुआ। ये एक तरह का समेशन है और यही कारण है कि इस इंटीग्रेशन का जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो एस जैसा ही होता है। ठीक है, ये एस के ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर खींच दें, नीचे वाले पोर्शन को एस को ऐसे खींच दें तो ये इंटीग्रल साइन बन जाता है। तो यही एस को थोड़ा सा चेंज करके इंटीग्रल साइन बनाया गया है। दरअसल कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें अगर लगातार वेरिएशन हो रहा हो, ठीक है, और वैसी स्थिति में हमें उसकी टोटलिंग करनी हो, एक सर्टेन रेंज के अंदर हमें उसकी टोटल वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड की मदद लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मेरे हाथों में एक स्प्रिंग है, अभी अनस्ट्रेच पोजीशन में है। यदि इस स्प्रिंग को मान लो कि ये इसकी नॉर्मल लेंथ जो भी है 5 सेंटीमीटर की मान लो है, इसकी लंबाई को मैं बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर करने की कोशिश करूं तो पहले 5 से 6 सेंटीमीटर तक लाने में हमें कम वर्क करना पड़ेगा। 6 से 7 सेंटीमीटर तक खींचने में इसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। 7 से 8 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। 8 से 9 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। 9 से 10 सेंटीमीटर तक की स्ट्रेचिंग में और अधिक वर्क करना पड़ेगा। दरअसल हम देख रहे हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर तक की स्ट्रेचिंग के दरमियान जो पर सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमें पूछा जाए कि 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के स्ट्रेचिंग के दरमियान टोटल कितना वर्क किया गया, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर में यहाँ लिया है, 1 सेंटीमीटर से छोटे स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, एज स्मॉल एज यू कैन कंसीडर। तो इन स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान जो किया गया वर्क डन है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, इन सभी वर्क डन्स को हम टोटल करेंगे और यूं कहो कि हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार, जैसे यहाँ पर वर्क की वैल्यू जो है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक लगातार वेरी कर रही है प्रत्येक सेंटीमीटर, तो यहाँ हम टोटल करने के लिए, टोटल वर्क जानने के लिए, इस टोटल स्ट्रेचिंग के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन की मदद ली। ठीक है, तो ये एक तरह का समेशन है। अब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करने से पहले आज हम सबसे पहले इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन प्रोसेस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो मान लो कि y = fx एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस प्रकार का आता है, ऐसा कर्व्ड ग्राफ p से लेकर q तक हमने लिया है, और ये ग्राफ और भी आगे पीछे हो सकता है। मैंने इसे एक सर्टेन लिमिट, x की एक सर्टेन रेंज के अंदर एक ग्राफ को लिया है। x = a से लेकर के x = b के बीच मान लो कि ये ग्राफ हमने ट्रेस कर रखा है। p इसका लेफ्ट एंड है, q इसका राइट एंड है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका x एक्सिस पर Q से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर जो B को कट कर रहा है। ऐसे ही P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर जो A पर कट कर रहा है। अब AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो स्मॉल b माइनस स्मॉल a के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि A से B के बीच ये ग्राफ के नीचे की जो टोटल एरिया है, इस एरिया को हम निकालना चाहते हैं। क्यों, अभी समझ जाओगे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि यहीं पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है छुपी हुई है। तो सबसे पहले फोकस करो कि ये एरिया हम कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं, ये जो A से लेकर के B तक की जो दूरी है पूरी AB, कैपिटल AB, इस टोटल डिस्टेंस को बहुत छोटे छोटे बराबर लेंथ के टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, मान लो कि A से B तक की लंबाई यानी कि
बी माइनस ए की टोटल लेंथ को हम एन स्मॉलर पीसेज में डिवाइड कर देते हैं और वो सभी पीसेज इक्वल लेंथ के हैं और वो सभी लेंथ जो है मान लो कि डेल्टा एक्स है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स। यानी कि यदि हम बी माइनस ए डिस्टेंस को एन बराबर टुकड़ों में बांट दें और सभी इक्वल पीसेस डेल्टा एक्स के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये पहला टुकड़ा ये हुआ डेल्टा एक्स लेंथ के बराबर, यहाँ एक पॉइंट डालते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स मीटर आगे एक और पॉइंट डालते हैं। इस ए से बी तक की लंबाई को हम एन टुकड़ों में बांट देते हैं, एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एन डिविजन्स देते हैं। इसमें प्रत्येक डिवीजन जो है डेल्टा एक्स डिस्टेंस के बाद लिया जा रहा है। तो यहाँ भी डेल्टा एक्स के बाद ऐसे ही ऐसे करके एन टुकड़ों में एन पॉइंट्स हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ए से बी के बीच। उन सभी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं और वो परपेंडिकुलर जो है आगे जा करके इस कर्व को पी क्यू कर्व को यानी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करते हैं। जैसे देख रहे हो इन प्रत्येक पॉइंट से हम सामने की ये जो पैरेलल लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल, उन पर परपेंडिकुलर छोटे छोटे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते जाते हैं। क्लियर है? अब तुम देख रहे हो कि बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन गए जिन प्रत्येक रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है डेल्टा एक्स के इक्वल है। ये देख रहे हो ये सभी विड्थ जो है डेल्टा एक्स के इक्वल है। हाँ, इनके हाइट्स अलग अलग हैं। चलो पहले रेक्टेंगल की हाइट की बात करें तो ये कितना होगा, तो मान लो कि ए पॉइंट जो स्मॉल ए मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो एफ ए होगी, एफ ए। तो ये लेंथ कितनी हो गई, एफ ए के बराबर हो गई। ठीक, तो यदि हम इस पहले रेक्टेंगल की एरिया निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इस एफ ए से डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इस रेक्टेंगल की एरिया निकल गई, ऊपर में ये ट्रायंगल छोटा सा बच गया, इसका हिसाब करेंगे बाद। इसके बाद वाला जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया कितनी होगी, तुम देख रहे हो इसकी एरिया थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी लार्जर है क्योंकि ये हाइट में थोड़ा अधिक है। और इसकी हाइट कितनी होगी, ये पॉइंट ए प्लस डेल्टा एक्स होगा। ध्यान देना ये पॉइंट ओरिजिन से ए मीटर की दूरी पर है, ये वाला पॉइंट ए प्लस डेल्टा एक्स मीटर की दूरी पर होगा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ए प्लस डेल्टा एक्स। यदि एक्स की वैल्यू हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स होगी। ठीक है, तो ये हाइट जो है दूसरे रेक्टेंगल की एफ ए प्लस डेल्टा एक्स होगी और उसे यदि हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दूसरे रेक्टेंगल की हाइट निकल जाए, दूसरे रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे हम। वैसे ही ये जो थर्ड रेक्टेंगल है उसकी एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, तो विड्थ तो सेम है डेल्टा एक्स के बराबर, लेकिन हाइट जो है इसकी एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगी। ध्यान देना ये पॉइंट जहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस कर्व पे, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर x की वैल्यू x इज इक्वल टू ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये कितना हो गया, ये 2 डेल्टा एक्स के बराबर। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स को यदि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस थर्ड रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे हम। इस तरह से हम इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया फाइंड कर लेंगे और इन सबको ऐड कर दें यदि, और उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ये जो स्मॉलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया में इन सभी ट्रायंगल्स की एरिया को भी यदि हम जोड़ दें तो इस तरह से इस कर्व के नीचे की टोटल एरिया निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी में हमारा इंटरेस्ट भी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रहे इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया प्लस ये ऊपर में जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इन सभी ट्रायंगल्स की एरिया, द सम ऑफ दिस टू एरियाज विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व पी क्यू which represents y is equal to fx in the range x is equal to a to x is equal to b। तो सबसे पहले इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को हम पहले सम अप करते हैं। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पहले रेक्टेंगल की एरिया एफ ए इंटू डेल्टा एक्स होगी, फिर दूसरे रेक्टेंगल की एरिया एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगी, तीसरे रेक्टेंगल की एरिया एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगी इंटू डेल्टा एक्स,
ऐसे करके चौथे पांचवें ऐसे nth रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो एफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल होगी, एंड दिस समेशन विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। ध्यान देना, अभी ट्रायंगल्स के एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सभी रेक्टेंगल्स की जो छोटे छोटे हैं उन सब की एरिया का सम हो जाएगा, उन सब की एरिया हो जाएगी। अच्छा, इसी को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि I इज इक्वल टू, I स्टैंड फॉर, I रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ ऑल दिस रेक्टेंगल्स, समेशन ऑफ द एरिया ऑफ ऑल दिस रेक्टेंगल्स विच इज इक्वल टू, तो इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो समेशन ऑफ एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल, ध्यान देना एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, एफ एक्स आई क्या हो गया, ये हो गया nth रेक्टेंगल की हाइट हो गई, और डेल्टा एक्स तो उसकी वेट्स हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो nth रेक्टेंगल अगर कोई है, चूंकि हमने n टुकड़ों में बांट दिया तो कोई भी एक बीच का ith रेक्टेंगल अगर हम ले लें, i की वैल्यू कोई भी, तो ith रेक्टेंगल की जो हाइट है उसको उसकी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ith रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे। i चूंकि रैंडमली आर्बिट्ररली हमने चूज किया है, जिसकी वैल्यू कहां से कहां लेंगे हम, रेंज i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लेंगे, चूंकि हमने a से b तक के बीच की लेंथ को हमने n बराबर टुकड़ों में बांट रखा है। तो ये एक्चुअल में ये टोटल वैल्यू जो है इसको हम शॉर्ट एंड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यानी कि दिस एरिया ऑफ ऑल दिस रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया ऑफ ith रेक्टेंगल वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अब i का मतलब यहां क्या हो, xi का मतलब a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स एंड सो। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि ये जो एरिया है ये तो इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया हो गई, अभी ये टोटल एरिया नहीं हुई, पीक्यू कर्व के नीचे की टोटल एरिया नहीं हुई। टोटल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरियाज का भी समेशन करके इसमें एडिशन करना होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये ट्रायंगल्स बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी एरिया को भी हमें कंसीडर करना होगा। एक प्लान करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं, यदि हम मान लो कि n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, मतलब ये जो A और B के बीच जो हमने रेक्टेंगल्स लिए हैं इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कर दी जाए, कैपिटल N की वैल्यू इफ इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, N की संख्या काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाएगी, यानी कि इन सभी रेक्टेंगल्स जो है वो काफ़ी थिन होने लगेंगे, इनकी विड्थ जो है घटनी शुरू हो जाएगी। जब विड्थ रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी तो ये जो परपेंडिकुलर्स जो हैं अधिक इस कर्व को अधिक से अधिक पॉइंट्स पर कट करेंगे, वैसी स्थिति में ये जो ट्रायंगल्स होंगे छोटे छोटे ये और भी छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल्स की एरिया जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर होने लगेगी। वैसी परिस्थिति में व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन रेक्टेंगल्स की संख्या जो है इन्फिनिटी की ओर चली जाए, इन्फिनिटी की ओर अग्रसित हो, आगे बढ़े, तो वैसी स्थिति में इनकी विड्थ जो है दैट विल टेंड टू जीरो, यानी कि वो वेरी वेरी स्मॉल एज पॉसिबल होने लगेगी। एंड ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इनकी एरिया जो है नेग्लिजिबली स्मॉल होनी शुरू हो जाएगी, और हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में इन सभी रेक्टेंगुलर बार्स की जो टोटल एरिया होगी वही पीक्यू कर्व के नीचे की टोटल एरिया होगी। तो ध्यान देना, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि इन सभी रेक्टेंगल्स की विड्थ जब जीरो के करीब करीब होने, जीरो नहीं, ध्यान देना ये तीर पहले भी बता चुका हूं, ये क्या बताता है, टेंड्स टू जीरो, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल, वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। वैसी स्थिति में ये जो समेशन है क्या, एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, यानी कि ith रेक्टेंगल की एरिया फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैसी स्थिति में ये टोटल लिमिट, ये जो हुआ ये टोटल एरिया, ये एरिया जो है इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच की जो टोटल एरिया होगी उसके इक्वल होगी। हम कह सकते हैं कि दिस समेशन इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया पी ए बी क्यू। ध्यान देना, पी ए बी क्यू, यानी कि इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच की जो घिरी हुई टोटल एरिया है इस एरिया के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, ये कब होगी, ये कर्व के नीचे की एरिया के बराबर ये टोटल रेक्टेंगल्स के एरिया कब होंगे, उस परिस्थिति में व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और वैसी स्थिति में इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया का जो सम होगा वो होगा
इस कर्व के नीचे की टोटल एरिया के बराबर। तो ये जो टर्म है तुम्हारा i इज इक्वल टू इतना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। तो इसी समेशन को हम क्या कहते हैं, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। हम लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ध्यान देना, अब ये क्या हो गया, ये एफ एक्स और डेल्टा एक्स नहीं, इसको डी एक्स लिखेंगे। और किस रेंज में, चूंकि ए से लेकर के बी के बीच हम इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को हम सम किए हैं, तो ध्यान देना ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरह का समेशन है जिसको हम इंटीग्रल साइन से डिनोट करेंगे। तो इसी चीज को हम जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, ये जो टोटल समेशन है i इज इक्वल टू इतना, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं इन द रेंज a टू b। a जो कि लोअर लिमिट हो गई, b अपर लिमिट हो गई। a से लेकर b के बीच में इस कर्व और x एक्सिस के बीच की जो टोटल एरिया होगी उसको हम इस एफ एक्स के इंटीग्रेशन के द्वारा फ्रॉम ए टू बी हम लिखेंगे। तो क्या हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी गिवन फंक्शन के इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि वो फंक्शन जिस कर्व को, जिस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्राफ के नीचे की जो टोटल एरिया है वो क्या होती है कि उस फंक्शन के इंटीग्रल के बराबर होती है एक गिवन रेंज, जो कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि the definite integral is defined by this equation number 2 signifies the area under the curve between limits a and b and the definite integral of a function can be determined। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है उसका डेफिनेट इंटीग्रल हमें एक सर्टेन लोअर और अपर लिमिट एक सर्टेन रेंज में डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिकली, ये काम हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करें, वो फंक्शन जिस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नीचे की जो टोटल एरिया है उसको यदि हम मेजर कर सकें तो दैट एरिया विल गिव द टोटल इंटीग्रल वैल्यू। तो इस तरह से आपने समझा कि ज्योमेट्रिकली कैसे जो है ये इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये एक तरह का क्या है, समेशन है एक सर्टेन रेंज के अंदर। अब समझते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका फिजिक्स में क्या उपयोग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स के तौर पे हम बताएं, द इंटीग्रल ऑफ एक्सीलरेशन फंक्शन बिटवीन टू टाइम लिमिट्स गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। समझो, हमने बताया था तुम लोगों की वेलोसिटी को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, यानी dv/dt इक्वल टू a होता है। तो अगर हम एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। समझो ऐसे, चूंकि dv/dt जो है a के एक्सीलरेशन के बराबर होता है तो dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा। अगर दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर दें तो dv को v1 से लेकर v2 तक यदि इंटीग्रेट कर दें, मान लो कि वेलोसिटी की वैल्यू v1 से v2 के बीच चेंज हुई है, v1 से चेंज होकर v2 हुई है टाइम t1 से लेकर t2 इस टाइम इंटरवल में, तो dv का हो जाएगा इंटीग्रल v और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे आप तो v2 माइनस v1 हो जाएगा a dt के बराबर, a dt के इंटीग्रल के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अगर एक्सीलरेशन ऑब्टेन कर रहे हो तो एक्सीलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करके तुम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस हुआ। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2 is equal to the integral of acceleration with respect to time in the range of time from t1 to t2, यानी कि v2 minus v1 is equal to a dt and its integral from t1 to t2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसका उल्टा वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसा इसके पहले हमने किया कि
एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा। वैसे ही वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर गिवन टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 तक में हमें क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 मिलेगा। समझो इसको कैसे, dx अपॉन dt हो गया v, ये तुम जानते हो, तो यहां से dx इज इक्वल टू v dt हो गया। दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, मान लो कि पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो है x1 से x2 आया है, तो x1 से x2 पुट कर दो लोअर एंड अपर लिमिट की जगह, v dt को इंटीग्रेट कर दीजिए आप t1 से लेकर t2 तक, तो ये हो जाएगा आपका dx का इंटीग्रेशन x और अपर लोअर लिमिट पुट करने पर x2 माइनस x1, तो v dt जो है एंड इट्स इंटीग्रल इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2 ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इस तरह से हम देखते हैं कि वेलोसिटी को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में यदि हम इंटीग्रेट करें तो हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ फोर्स का इंटीग्रल विद इन द स्पेसिफिक स्पेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी समझ लो इसको क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल। मान लो कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है, कुछ फोर्स लगाया जा रहा है उस पर जिसकी वजह से उसमें मोशन हो गया, ठीक है, और उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स वेरिएबल फोर्स है। सपोज करो कि वो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। ऐसे मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ हम प्लॉट कर सकें तो वो इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, ये एक मान लो कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1 मीटर से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो dw इज इक्वल टू एफ dx के बराबर होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर इसको समझें तो तुम देखो ये जो फोर्स एक्ट किया है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक, जिसके लिए एक ग्राफ है, तो यदि हम इस लोअर एंड a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच, और कहीं पर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx थिकनेस का, और वैसी स्थिति में हम फोर्स को करीब करीब कांस्टेंट मानते हुए इस स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हम कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे, 9th क्लास में पढ़े हो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए किया गया वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इस ग्राफ में देखो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, dx मीटर थिकनेस का कई सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को यदि हम सम अप कर दें, यानी कि हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क हमें x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन f इंटू dx के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक, तो इस तरह से हमें वर्क मिल जाएगा। समेशन अभी मैंने बताया कि ये जो समेशन है f और dx के प्रोडक्ट का, ये समेशन क्या कहलाएगा, यही इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो इस बात को हम ऐसे भी कहें कि फोर्स का इंटीग्रेशन f और dx का प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, या फोर्स का ये जो स्पेस इंटीग्रल है अंडर रेंज x इज इक्वल टू x1 टू x2, ये क्या देगा, दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल। ये टोटल वर्क डन क्या करेगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा उस पार्टिकल के, या उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k2 माइनस k1 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस u1। ठीक है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अंडर रेंज x1 टू x2। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है कैसे यहाँ पर हमने वर्क डन निकालने के लिए इस इंटीग्रेशन की मदद हम लेंगे, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है हमें वर्क निकालने में मदद करेगा। ग्राफिकली भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, द इंटीग्रल ऑफ फोर्स विद इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तुम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो 9th क्लास में। 9th क्लास में ये पढ़े होगे
कि किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू dp अपॉन dt। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt। तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, तो यहां से लिख सकते हो dp इज इक्वल टू f dt, dp इज इक्वल टू f dt हो गया। तो यदि दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो dp को हम मान लो कि किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगा एक गिवन टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 तक, जिसकी वजह से उसकी लीनियर मोमेंटम में चेंज आया p1 से लेकर के p2 तक, ठीक है। तो dp को इंटीग्रेट करेंगे अंडर दिस लिमिट p1 टू p2, तो f dt को भी हमें इंटीग्रेट करना होगा, यानी फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा अंडर टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो ये कितना हो जाएगा? dp का इंटीग्रेशन हो गया p, और फिर अपर एंड लोअर लिमिट पुट करोगे p2 माइनस p1, तो ये जो p2 माइनस p1 हो गया ये f dt के इंटीग्रल के इक्वल हो गया अंडर द गिवन टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो हम कह सकते हैं कि यदि फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि हम इंटीग्रेट कर दें एक गिवन टाइम इंटरवल t1 से लेकर के t2 तक के रेंज में, तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट द चेंज इन मोमेंटम, हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इसके ग्रेट सिग्निफिकेंस है, फिजिकल इंपॉर्टेंसेस हैं। ग्राफिकली अगर समझे तो तुम देखो किसी बॉडी पर अगर लगातार फोर्स एक्ट कर रहा हो t इक्वल टू 0 से लेकर t सेकेंड तक, मान लो कि उसकी फोर्स की वेरिएशन इस तरीके से हो रही है, फोर्स 0 से बढ़ के मैक्सिमाइज हुआ फिर 0 हो गया। जैसे मान लो कि एक कील दीवार में डाल रहे हैं, उस पर हथौड़ा मारा, ठीक है, एक वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर जो है फोर्स जो है 0 से बढ़ के मैक्सिमम हुआ फिर 0 हो गया कील पिक होने के बाद। तो फोर्स और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट कर सके तो वो ग्राफ इस तरह का आता है। किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल में यदि हम एफ की बात करें फोर्स की, तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स को करीब करीब कांस्टेंट मानते हुए और एफ और dt को इस शॉर्ट टाइम इंटरवल dt में फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट अगर हम निकाल सकें, ठीक है, तो ये इस एरिया के बराबर होगा, ठीक है, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। और इस पूरे ग्राफ को, इसके अंदर के एरिया को तमाम रेक्टेंगल्स में छोटे बड़े रेक्टेंगल्स में बांट दे, तो उन सब की टोटल एरिया अगर हम सम अप कर सकें, यानी कि एफ dt को अगर हम इंटीग्रेट कर सकें फोर्स का टाइम इंटीग्रल ये जो हम ले सकें t1 से लेकर t2 तक के बीच, तो ये क्या देगा हमें? ये टोटल चेंज इन मोमेंटम देगा, यानी कि फोर्स और टाइम के ग्राफ के बीच की जो टोटल एरिया है ये एफ dt के इंटीग्रल के बराबर होती है और ये अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। आगे आप लोग पढ़ोगे कि दिस इज कॉल्ड ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स, जो कि इम्पल्स के इक्वल होती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तुम जानते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी कि अगर हम एक फिफ्थ एग्जांपल के तौर पे लें तो चूंकि dq अपॉन dt जो है आपका I होता है, करंट होता है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I dt के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें हम, ठीक है, मतलब करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें t1 से t2 तक। मान लो कि किसी वायर में करंट फ्लो हुआ तो चार्ज भी तो कुछ फ्लो हुआ होगा ना। मान लो कि 0 से लेकर के q तक का चार्ज फ्लो हुआ, तो यहां से हम q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि I dt, यानी कि करंट का टाइम इंटीग्रल क्या देगा आपको? एक गिवन टाइम रेंज में टोटल चार्ज कितना सर्किट में फ्लो हुआ, किसी कंडक्टर से कितना नेट चार्ज फ्लो हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और भी बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है हमें जो है इसका काफ़ी मदद करता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है हमें किसी गिवन फंक्शन की एक रेंज में इंटीग्रल निकालने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी टर्म्स को आप में से भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे कंसेप्ट और क्लियर होगा और ये भी पता चलेगा फिजिक्स में कहाँ इन कंसेप्ट्स का उपयोग है और क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। एक कर्व है, एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह का फंक्शन है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर दिस कर्व एंड द x एक्सिस।
विद द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 5 से लेकर के x इज इक्वल टू 10 के बीच हमें क्या करनी है, ये जो कर्व रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस इक्वेशन के द्वारा, इसके और x एक्सिस के बीच की एरिया हमें डिटरमाइन करनी है। तो सॉल्व करते हैं। तो अभी तुमने जाना कि किसी गिवन फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेड कर्व और उसके नीचे की एरिया जो है वो टोटल उसके इंटीग्रल के बराबर होते, उसके इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल होती है एक गिवन रेंज के अंदर। तो अभी जो हमें निकालना है एक्चुअल में, हमें जो गिवन फंक्शन है उसे इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 5 से लेकर x इक्वल टू 10 तक ऑर्डिनेट्स की लिमिट से दे रखी है हमें। तो ये गिवन फंक्शन को पुट करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 को इंटीग्रेट करते हैं लोअर लिमिट 5 से लेकर अपर लिमिट 10 तक के बीच। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x क्यू अपॉन 3 हो जाएगा। और फॉर्मूला 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7 है तो 7x हो जाएगा। और लोअर एंड अपर लिमिट एज इट इज पुट कर दे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में, और ये जो कुछ रह गया हमारा इस ब्रैकेट के अंदर x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x एंड इसके अपर एंड लोअर लिमिट अभी पुट करने हैं हमें और इनका अभी हिसाब करना है। तो लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट 10 पुट करो। तो फिर इसके बाद एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इस गिवन फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं 10, तो 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5, ये कैलकुलेट करने पर आपका ये हो जाएगा 1000 प्लस 300 प्लस 70 माइनस 125 प्लस 75 प्लस 35, जो कि सिंप्लीफाई होकर 1370 माइनस 235 विच इज फर्दर इक्वल टू 1135 हो गया। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट जो भी है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था इंटीग्रल के, डेफिनेट इंटीग्रल के। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल p चेंज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मोमेंटम किसी पार्टिकल का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन dp बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दे रखा है 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू t। ठीक है, ये यूनिट दे रखा है अंदर में, एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू 10 प्लस 2t है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इफ द मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0 इन द बिगिनिंग, t इक्वल टू 0 पर मान लो कि मोमेंटम 0 था जैसा दे रखा है, तो व्हाट विल बी द मोमेंटम एट t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद मोमेंटम कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो जैसा दे रखा है dp अपॉन dt इज इक्वल टू 10 प्लस 2t, मैंने यूनिट हटा दिया है, dp अपॉन dt गिवन है 10 प्लस 2t, तो यहां से dp इज इक्वल टू 10 प्लस 2t इंटू dt हो जाएगा, तो dp इज इक्वल टू 10 प्लस 2t dt हो जाएगा। दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर दें अंडर प्रॉपर लिमिट, तो dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से p के बीच, मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे इसका मोमेंटम जैसे दे रखा है, मानना क्या है, दे रखा है 0, मान लो कि t सेकेंड के बाद इसका मोमेंटम p हो गया जो हमें निकालना है, तो 0 से p तक इसकी मोमेंटम में वेरिएशन हुआ, फाइनल मोमेंटम 0 से बढ़ के p हो गई, तो dp को इंटीग्रेट करेंगे इस लोअर और अपर लिमिट के बीच, और फिर ये जो 10 प्लस 2t है तो इसमें टाइम का रेंज डालेंगे, टाइम का रेंज 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच का है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट करने पर dp का इंटीग्रेशन हो गया p, तो इसके अपर लोअर लिमिट डाले तो p माइनस 0 हो जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड है इसको इंटीग्रेट करने पर ये 10t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन t 2 होगा, और 2 से 2 कट गया, ये 10t प्लस t स्क्वायर हो गया। इसकी टाइम की लोअर एंड अपर लिमिट 0 to 10 पुट कर दिए, तो ये जो मोमेंटम हो गया p माइनस 0 यानी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आफ्टर 10 सेकेंड, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, अब इस टाइम में ये जो फंक्शन है हमारा राइट हैंड साइड में जो आया है इसमें अपर लिमिट टाइम की डालते हैं 10 इंटू 10 प्लस ये टी स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर 10 इंटू टी की जगह 0, तो ये 0 और ये टी स्क्वायर ये भी 0, ये खत्म, ये हो गया आपका 10 इंटू 10 दैट इज 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, गिवन है कि एक्सीलरेशन जो है a इक्वल टू 2t प्लस 5 है, एक्सीलरेशन वेरी कर रही है, a इक्वल टू 2t प्लस 5 है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। ऐसी स्थिति में कि एक बॉडी की वेलोसिटी जो पार्टिकल इस रूल को फॉलो कर रही है उसका एक्सीलरेशन इस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस तरह से टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे पार्टिकल की 5 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी निकालनी है यदि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यदि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमें क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन गिवन है
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन हम जानते हैं dv अपॉन dt होता है, ये दे रखा है आपको 2t प्लस 5। तो जब dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 5 तो dv इज इक्वल टू 2t प्लस 5 dt हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 2t प्लस 5 dt हो जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मान लो कि dv का इंटीग्रेशन जो है 0 से v तक ले रहे हैं। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी दे ही रखा है 0, मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी देर के बाद, 5 सेकंड के बाद मान लो कि बॉडी की वेलोसिटी v हो गई जिससे हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर v के रेंज में, और राइट हैंड साइड जो है हमारा इस इक्वेशन का 2t प्लस 5, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम किस रेंज में, 0 से 5 सेकंड तक, तो इस रेंज में इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रल जो हो जाएगा ये 2t स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस 5t हो जाएगा 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट 5t जहां जहां है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट की जगह 0 पुट करके देखते हैं। तो ये तो हो गया वेलोसिटी का, dv का इंटीग्रल v हो गया, अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद v माइनस 0 जो कि v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा v इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा जो इक्वेशन आया था ये t स्क्वायर प्लस 5t, पहले 5 पुट कर दें तो t स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, अब प्लस 5t की जगह 5 इंटू 5, अब माइनस ये 0 0 पुट हो गया, ये हो गया 5 5 जा ये 25, अब प्लस ये 25, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है कि आपने इन तीनों क्वेश्चन को ठीक से समझा होगा। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर बेस्ड था, और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। दीज आर द 7 क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस के लिए मैंने हिंट भी कर रखा है, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, सॉल्यूशन मैं बाद में भेजूंगा। मैं कल तक वेट करता हूं मैं आपका। ओके, थैंक यू।